आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक इम्पोर्टेंट साइट की बात करूंगा और वो स्थल है सासाराम। आप मकबरा भी देख रहे होंगे, सासाराम का मकबरा। सासाराम का मकबरा का मतलब है शेरशाह सूरी का मकबरा। बिहार की धरती पर शेरशाह की जन्मभूमि तो नहीं रही, कर्मभूमि रही, और यहाँ से वो हिंदुस्तान का सम्राट कैसे बना, इस विषय पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सासाराम है। यहाँ पर हम लोग जो है सासाराम के विषय में पढ़ेंगे। चलिए, अब सबसे पहले तो आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सासाराम कहाँ पर है। तो वर्तमान समय में सासाराम बिहार के रोहतास जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्तमान समय में सासाराम बिहार के रोहतास जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। प्रशासनिक मुख्यालय, चलिए सर। तो इस तरीके से कहीं न कहीं प्रशासनिक मुख्यालय है, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सासाराम जो ये नगर है, यह गंगा के सहायक सोन नदी के तट पर स्थित है। यानी एक प्रकार से सासाराम गंगा की सहायक सोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है सर, ये कहीं न कहीं लोकेशन हम लोगों को मालूम पड़ गई। सासाराम की जो जागीर है वो उसके पिता को मिली थी, हसन को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर शेरशाह, यानी एक प्रकार से देखा जाए शेरशाह के पिता हसन यहाँ यानी सासाराम के जागीरदार थे, ये हम जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर सकते हैं शेरशाह, जिसे हम फरीद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फरीद भी कहा जाता है। इसका बचपन सासाराम में व्यतीत होता है, यानी शेरशाह सूरी का जो बचपन है, जिसे हम बचपन में फरीद भी कहते थे, वो कहीं न कहीं यहीं पर व्यतीत होता है। और शेरशाह सासाराम की जागीर को संभालता है, और यहीं पर रहते हुए उसने स्थानीय प्रशासन, शेरशाह सूरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है वो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्थानीय प्रशासन, उसने स्थानीय प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनुभव। तो यहीं पर वो कहीं न कहीं अनुभव प्राप्त किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि बाद में 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, और उसमें उसने दिल्ली के शासक हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शेरशाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, और अंततः शेरशाह की उपाधि धारण करता है।
यहाँ हम कह सकते हैं कि शेरशाह की उपाधि, यानी चौसा के युद्ध से पहले अगर देखें तो इसका जो नाम है वह है शेर खां। शेर खां, और ये नाम दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने इसे दिया था। तो शेर खां ने चौसा के युद्ध में शेरशाह की उपाधि धारण किया और अंततः 1540 में कन्नौज या बेलग्राम, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर, हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का सुल्तान बना, और दिल्ली का सुल्तान बनता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। कौन सी की? द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी करते हैं। यहाँ पर जो सासाराम का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है शेरशाह का मकबरा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं शेरशाह के मकबरे के विषय में। शेरशाह का मकबरा, इसे स्वयं शेरशाह ने बनवाया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो है शेरशाह ने अपना स्वयं का मकबरा सासाराम में निर्मित करवाया। यानी इस तरीके से देखा जाए तो शेरशाह ने स्वयं अपने मकबरे को बनवाता है, ये सबसे बड़ी बात है। यह मकबरा लाल बलुए पत्थर पर बना हुआ है, यानी लाल बलुए पत्थर का बना है। दूसरी बात हम इस मकबरे की कर सकते हैं, यह मकबरा लाल बलुए पत्थर का बना है। चलिए दूसरी बात हो गई। तीसरा, यह मकबरा एक तरह से इंडो इस्लामिक वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मतलब है कि भारतीय कला शैली को भी इसमें रखा गया है और कहीं न कहीं एक प्रकार से इस्लामिक कला शैली को भी रखा गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह मकबरा इंडो इस्लामिक कला का सुंदर उदाहरण है। यानी एक प्रकार से कहा जाता है कि ये जो मकबरा है ये इंडो इस्लामिक कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ये चीज़ें आपसे बिल्कुल पूछी जाएंगी, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये जो मकबरा है ये अंदर से कह सकते हैं कि हिंदू कलाकृतियों से सुसज्जित भी किया और बाहर से इस्लामिक परंपरा हमको देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि यह अंदर से हिंदू और बाहर से इस्लामिक शैली पर आधारित है। ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न हमको देखने को मिलता है। यानी कहीं ना कहीं इस मकबरे का जो भीतरी भाग है वो हिंदू कला से सजाया संवारा गया है। इसीलिए मैंने इस बात को कहा, यानी इस मकबरे का भीतरी भाग हिंदू कला से कहीं ना कहीं सुसज्जित किया गया है। तो इस तरीके से जो है हिंदू वास्तुकला से सजाया संवारा गया है। तो इसीलिए इस मकबरे को क्या कहा जाता है, ये अंदर से हिंदू और बाहर से
ये अंदर से हिंदू और बाहर से इस्लामिक शैली पर आधारित है। तो इस तरीके से ये मकबरा, ध्यान रखिएगा, अंदर से हिंदू और बाहर से इस्लामिक शैली पर आधारित है, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात कि इस मकबरे का जो वास्तुकार है वो कहीं कि मीर मोहम्मद अलीवाल खान है। तो कहीं ना कहीं इस मकबरे का जो वास्तुकार था, इस मकबरे का वास्तुकार जो था, तो इस मकबरे का जो वास्तुकार है वो कौन है? मीर मोहम्मद अलीवाल खान। तो इस तरह से मीर मोहम्मद अलीवाल खान, इसका भी मकबरा यहीं पर है। तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान था जिसने इस मकबरे को डिजाइन किया है। यानी कहीं ना कहीं वास्तुकार का मतलब है इस मकबरे को इसी ने, मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने डिजाइन किया था। पर्सी ब्राउन ने एक तरीके से इसे ताज से भी बेहतर या श्रेष्ठ कहा है। सॉरी, कनिंघम ने। तो कनिंघम ने इस मकबरे को ताज से भी, यानी ताजमहल, ताज से भी बेहतर या श्रेष्ठ कहा है। तो ये मकबरा कहीं न कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो ताज से भी बेहतर या श्रेष्ठ है। इसे एक प्रकार से बिहार का ताजमहल भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसे बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसे बिहार का ताजमहल भी कहते हैं, भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। इस मकबरे की मुख्य विशेषता यह है कि यह झील के बीचों बीच स्थित एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इस मकबरे की मुख्य विशेषता क्या है? इस मकबरे की मुख्य विशेषता यह झील के बीचों बीच यानी झील के एकदम बीचों बीच यह मकबरा बना हुआ है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो झील के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर, कहीं न कहीं बीच एक ऊंचे विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं एक विशाल ऊंचे चबूतरे पर यह मकबरा बना हुआ है। और यह मकबरा एक तरह से इतना वैभवशाली है, विशाल है कि कहने कि यह शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व का प्रतीक है। यानी एक प्रकार से जो है ध्यान रख लेना, यह मकबरा अपने विशालता और सौंदर्य के कारण शेरशाह के व्यक्तित्व को कहीं न कहीं एक प्रकार से क्या है, प्रतीक है। यह शेरशाह के व्यक्तित्व का प्रतीक है, व्यक्तित्व का प्रतीक। तो शेरशाह के व्यक्तित्व का प्रतीक भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस मकबरे में विशालता भी है, सौंदर्य भी है और इंडो इस्लामिक कला का समन्वय भी है। अगर हम तीसरी बात कर दें तो इसमें इंडो इस्लामिक कला, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का समन्वय भी है। ये
मकबरा एक तरह से शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह मकबरा अष्टभुजीय है, ये भी हम जानते हैं, और अष्टभुजीय शैली का यह अंतिम मकबरा है, ये भी हमें जानना है। यानी कहीं न कहीं यह मकबरा अष्टभुजीय है। अष्टभुजीय शैली में बना यह अंतिम मकबरा है। यानी एक प्रकार से अष्टभुजीय शैली में बना यह अंतिम मकबरा है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ पर यह मकबरा जो अपनी पूर्ववर्ती स्थापत्य शैलियाँ थीं, तो यह मकबरा अपने पूर्ववर्ती स्थापत्य शैली की चरम परिणति है, यानी पीक है, और कहीं कहीं परवर्ती शैली का आरंभिक बिंदु समझा जाता है। यानी यह मकबरा अपने पूर्ववर्ती शैली का चरम बिंदु, यानी कहीं न कहीं इस प्रकार से देखा जाए, पूर्ववर्ती शैली जैसे अष्टभुजीय मकबरे बन रहे थे, कई तमाम कलाकृतियां थीं। परवर्ती शैली इंडो इस्लामिक कला आने वाली है अकबर के समय में, तो इस प्रकार से चरम परिणति या चरम बिंदु एवं परवर्ती शैली का आरंभिक बिंदु समझा जाता है। और परवर्ती शैली का आरंभिक बिंदु समझा जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मकबरे को तुगलक शासकों की कला की सादगी और शाहजहां के समय के स्त्रीत्व प्रधान सौंदर्य के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी तुगलक शासकों के समय में जो कला है वो सादगी से भरी हुई है, लेकिन जहाँ तक शाहजहां के समय की बात है उसमें सौंदर्य का बहुत बड़ा समावेश है, इनके बीच की कड़ी माना जाता है। तो मकबरे को तुगलक शासकों तुगलक शासकों की सादगी, तो तुगलक शासकों के समय में जो सादगी भरा कुलमा के कहीं हैं, और शाहजहां के समय का जो स्त्रीत्व प्रधान सौंदर्य, और शाहजहां के समय का स्त्रीत्व प्रधान सौंदर्य के बीच, स्त्रीत्व प्रधान सौंदर्य के बीच की कड़ी, सौंदर्य के बीच की कड़ी भी माना जाता है। यानी एक प्रकार से मैंने भी कहा कि तुगलक जो काल की इमारतें हैं वो सादगी से भरी हैं, जबकि शाहजहां के शासनकाल की जो इमारतें हैं वो एक प्रकार से सौंदर्य से हैं। यानी इस मकबरे में सादगी भी है और सौंदर्य भी है, इसीलिए ये बात कहने का प्रयास किया गया है। मकबरे के शीर्ष पर जो गुंबद है वो 22 मीटर लंबा है और जो कमल आकृति से सुसज्जित है। इस प्रकार से ध्यान रखना, मकबरे के शीर्ष पर 22 मीटर लंबा गुंबद, तो 22 मीटर लंबा जो गुंबद है कहीं न कहीं वो कमल की आकृति से सुसज्जित है, जो कमल की आकृति से सुसज्जित है। इसीलिए कहते हैं इसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। सुसज्जित है यानी 22 मीटर लंबा गुंबद, इस्लामिक शैली है गुंबद, लेकिन उसे कमल की आकृति से सुसज्जित किया गया। कमल भारतीय कला शैली
इसलिए इसे हिंदू इस्लामिक कला का समन्वय माना जाता है। तो इंडो इस्लामिक या हिंदू इस्लामिक कला का समन्वय भी इसे माना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। अगर हम सासाराम की बात करें तो आप जानते हैं कि सड़क ए आजम, जिसे बाद में ऑकलैंड जीटी रोड कहेगा, इसी शहर से निकलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीटी रोड जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है, इसी यानी सासाराम से निकलती है, जो इसके कहीं न कहीं व्यापारिक प्रधान होने का भी संकेत देती है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। सासाराम से ही अशोक का लघु शिलालेख भी मिला है, यानी सासाराम से ही अशोक का लघु शिलालेख मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अकबर से पूर्व हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय का सुंदर उदाहरण, अकबर से पूर्व, तो यहाँ पर बात कर सकते हैं अकबर से पूर्व हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का, ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय का सुंदर उदाहरण शेरशाह के मकबरे में देखा जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कहीं न कहीं। और स्वाभाविक रूप से सासाराम यानी कहीं न कहीं मूल रूप से शाह सराय भी इसे कहते हैं, अर्थात राजा का स्थान भी कहा जाता है। इस प्रकार से सासाराम शब्द बार बार आप सुन रहे हैं, सासाराम, यानी ये मूल रूप से क्या है? मूल रूप से सासाराम का जो अर्थ है वो कहीं न कहीं एक प्रकार से शाह सराय है, जिसे राजा का स्थान भी कहा जाता है। शाह सराय, शाह सराय, जिसे राजा का स्थान भी कहा जा सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस सासाराम को समझने का प्रयास किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगला कोई टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।